इंडिया फाउंडेशन के द्वारा एक जो सीरीज़ जिसके द्वारा समाज में, सरकार में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले लोगों से हम एक चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं, इसमें आज आपका स्वागत है। आज केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना की महामारी के संकट से जूझ रहा है और भारत में विशेषकर इस संकट से लड़ने में समाज की एक भूमिका रही और एक तरीके से उसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। इस सारे संकट के समय संघ की भूमिका, समाज की भूमिका, सरकार की नीतियाँ, आने वाले समय में इन संकटों से हमें कैसे जूझना पड़ेगा, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह माननीय भैया जी जोशी उपस्थित है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार भैया जी। ये सारा कोरोना संक्रमण का जो एक कालखंड आया, इसमें संघ ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के समाज ने भी इसको एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। आप सारे इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी पीढ़ी ने तो इस प्रकार का महामारी का संकट पहली बार देखा है। इसके पूर्व भी कई संकट आए और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में हमेशा हम अनुभव करते आए और कुछ करते भी आए, परंतु इस प्रकार का ये महामारी का जो एक संकट है वो हम सबके लिए नया था। शुरू में हमारे लिए करणीय क्या है ये समझकर करने का आकलन करने में भी कुछ समय बीत गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों का अपना एक स्वभाव है कि जैसी आपदा होगी उस आपदा को समझकर उसमें से रास्ता निकालते हुए और अपेक्षाओं को समझते हुए करने का काम हमेशा हम करते आए। और इसलिए यह एक शुरू में जब परिस्थिति निर्माण हुई और भारत सरकार ने एक लॉकडाउन करने का निर्णय किया, सब प्रकार के प्रतिबंध आए, तो उसके बाद जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। उसमें दो प्रकार की बातें सामने आई कि एक तो सब प्रकार के कामकाज बंद हुए और जो स्थायी रूप से नौकरी करने वाले थे उनके जीवन में तो तुरंत प्रश्न निर्माण नहीं हुए, लेकिन जो जिनका जीवन रोज की कमाई पर चलता है ऐसे बंधुओं के सामने जरूर जीवन मरण का प्रश्न निर्माण हुआ। और फिर इसको ध्यान में लेकर क्या करना चाहिए, तो दो बातें सामने आई कि बहुत बड़ा वर्ग अलग अलग स्थानों पर जो समाज के जो बाकी व्यवस्थाएं हैं, होटल्स है, उपहार गृह है, उस पर ही निर्भर रहता है। उनके लिए एक पहली समस्या थी कि उनके रोज़ की आवश्यकताएं कैसे पूरी होगी। तो इसको ध्यान में लेकर पहले उनके लिए सब प्रकार से भोजन कम से कम उपलब्ध हो जाए, इस नाते और कार्यकर्ताओं ने प्रयास प्रारंभ किए। दूसरा जो है संकट बाद में ध्यान में आया कि रोज़ की कमाई बंद होने के कारण एक आर्थिक जो संकट निर्माण हुआ, तो उस समय उनको कम से कम कुछ दिनों के लिए राहत मिले, इस नाते भोजन पैकेट के अलावा उनके लिए कम से कम एक महीने भर के लिए कुछ अनाज राशन उपलब्ध हो जाए। ये जब बात सामने आई तो देश भर के सभी जिलों में इस प्रकार की आवश्यकता ध्यान में आने के कारण तुरंत भोजन के पैकेट और जीवन आवश्यक वस्तुओं का एक उपलब्ध कराना, इस दिशा में और संघ के स्वयंसेवकों ने प्रयास शुरू किए। मैं समझता हूँ कि लगभग 2 लाख कार्यकर्ता, 2 लाख से भी अधिक कार्यकर्ता इसमें लगे हैं और 1 करोड़ परिवारों तक भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री पहुँचाने का काम किया है। तो एक शुरुआती दिनों में इस प्रकार की आवश्यकता थी। उसके बाद जो परिस्थितियाँ और बदलती गई और कुछ राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी जब जीवन के प्रति अस्थिरता का जो वातावरण निर्माण हुआ और उसमें
अपने अपने गांव की ओर जाने की जो बात चली, उस समय प्रारंभिक अवस्था में शासन भी व्यवस्थाओं के बारे में सोच रहा था, परंतु व्यवस्था हो नहीं पाई थी और इसलिए लोगों ने जब पैदल चलना प्रारंभ किया तो एक बहुत दुखद परिस्थिति हम सबके सामने आ गई थी कि अपने निजी सामान को लेकर, बच्चों को लेकर, बड़े आयु के लोग, महिलाएं, और अपने गांव में पहुंचना है, अपने गांव के लोगों के बीच जाना है। तो इसी एक इच्छा को लेकर जब चल पड़े तो हमको लगा कि ये तो बहुत कठिन परिस्थिति निर्माण हो रही है और इसलिए जिन जिन रास्तों से ये जा रहे थे उन रास्तों पर और इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। इस नाते प्रवासी मजदूरों को स्थान स्थान पर भोजन मिले और उनकी जो आवश्यकताएं थीं, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र से निकले हुए मजदूर मध्य प्रदेश में आते आते उनकी पाँव की चप्पलें भी सब टूट गई थी। तो बहुत बड़ी मात्रा में चप्पल वितरण का भी काम स्वयंसेवकों ने उस समय किया है। कई बीमार भी हो जाते थे तो चिकित्सकों की आवश्यकता रहती थी। तो केवल भोजन देना इतना ही नहीं, इनके लिए चिकित्सकों की व्यवस्था करना, दवाइयों की व्यवस्था करना, इस प्रकार का एक बड़ा काम चला। वो भी लगभग मैं समझता हूँ कि 30-40 दिन इस प्रकार का काम चला। बाद में शासन ने रेलवे की व्यवस्थाएं की तो मजदूर अपने अपने क्षेत्र में वाहनों से जाना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार का एक सहयोग इसमें एक रहा। एक प्रकार का और एक सहयोग जो हमको लगा कि करने की आवश्यकता है कि शासन ने जब व्यवस्थाएं बनाना शुरू किया तो उसमें प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण एक बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो कई स्थानों पर संघ के स्वयंसेवक शासन के अधिकारियों से बातचीत करते हुए ऐसे प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करना और उसमें शासन का सहयोग करना, इस भूमिका से भी कई स्थानों पर काम में लगे और मैं समझता हूँ कि ये काम देश के अलग अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में हुआ है। और जब दिन आगे बढ़ते गए और समस्याएं और अलग अलग प्रकार का रूप लेने लगी, तब हमको लगा कि अब शासन की व्यवस्थाएं हम कितना भी कहें तो भी जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलता है तब तक शासन की व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से काम करना उनके लिए भी कठिन रहता है। ये ध्यान में लेकर स्थान स्थान के शासकीय व्यवस्थाओं से चर्चा करते हुए हम किस प्रकार के स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर्स के रूप में आपको किस काम के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, इसकी चर्चा होती गई और स्थान स्थान पर जो बातें ध्यान में आई तो उसमें सब प्रकार का काम शुरू किया। एक बड़ा मुझे कहने में प्रसन्नता तो नहीं कहूँगा, परंतु हमारे कार्यकर्ताओं का एक साहस मैं कह सकता हूँ कि सब प्रकार का खतरा मोल लेते हुए और कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों में, जिसको यहाँ पर बड़ा संक्रमित प्रभावी क्षेत्र माना गया, ऐसे क्षेत्रों में जाकर वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा सहयोग करना, ये काम कई स्थानों पर और स्वयंसेवकों ने प्रारंभ किया। वो एक खतरा था, इन्हें भी ये भी रोग से संक्रमित हो सकते थे, परंतु किसी प्रकार का भी अपने स्वयं का विचार न करते हुए और इस आवश्यकता को ध्यान में लेकर और स्वयंसेवक उतरे और कोरोना परीक्षण करने के काम में वो सब पीपी वो सब वेश पहनकर थोड़ा ट्रेनिंग लेकर और विशेषता में दिल्ली, मुंबई, पुणे ऐसे क्षेत्रों में तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने और उस बस्तियों में जाकर, सघन बस्तियों में जाकर परीक्षण करने में पूरा सहयोग और स्वयंसेवकों ने दिया है। तो एक बड़ी बात हो गई। मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि दिल्ली में अलग अलग प्रकार की हेल्पलाइंस बनाई थी। उसमें विशेषतः ईशान्य भारत से, उत्तर पूर्व के क्षेत्र से जो बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं, उनकी कुछ समस्याएं थी, इसलिए उनके लिए एक हेल्पलाइन एक शुरू की थी।
विद्यार्थियों की जिसका संख्या बहुत बड़ी है हाँ? उसमें। विद्यार्थियों की संख्या हाँ, बहुत विद्यार्थियों के लिए विशेषता सहायता चाहिए थी, तो बहुत बड़ा उसका लाभ और उत्तर पूर्व भारत के छात्रों को दिल्ली में हुआ। उसी प्रकार एक हेल्पलाइन ये भी शुरू की गई थी कि जिसको जो आवश्यकता है वो संपर्क करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो कई लोगों के दूरभाष आते थे, तो उनके लिए भोजन उपलब्ध कराना, उनके लिए कुछ सामग्री उपलब्ध कराना, तो बहुत ही अल्प समय में ऐसे जो दूरभाष से आते थे उन तक सामग्री पहुंच जाती थी। इस हेल्पलाइन का तो अन्य प्रांतों में जो लोग जब देखते थे कि हेल्पलाइन शुरू हुई है, तो उनको तो ये जानकारी नहीं रहती थी कि ये दिल्ली में व्यवस्था है, परंतु वो बताते थे कहीं अन्य प्रांतों में अटके हुए लोग हैं, उनकी भी कुछ मांगे आती थी, परंतु दिल्ली के हमारी व्यवस्था ने ऐसा ध्यान में लेकर उन प्रांतों को सूचित करना और उनकी व्यवस्था तुरंत करना, ऐसे कई प्रकार के कम्युनिकेशन की और अच्छी व्यवस्था होने के कारण इस हेल्पलाइन का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। एक हमने हेल्पलाइन सेवा भारती के नाम से शुरू की थी कि जिसको किसी प्रकार की भी सेवा की आवश्यकता है, तो हमारा अनुभव रहा कि वो जो सेवा चाहिए वो उसका लाभ बहुत लोगों को हुआ है और उसके कारण हम लोग कुछ बातें पहुंचा सके। एक तो एक इस प्रकार का कोरोना ग्रस्त पीड़ित बंधुओं के लिए जो आवश्यक लगा वो हमने किया है। लेकिन दूसरी एक बात ध्यान में आई कि सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य की सेवा में लगे हुए कर्मचारी, सुरक्षा के इसमें लगे हुए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, इन्हें भी कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता रहती थी, क्योंकि ये सब प्रकार के बंधु 10-10, 12-12 घंटे एक ही स्थान पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ जीवन आवश्यक चाय, अल्पाहार ऐसी व्यवस्थाएं भी करना आवश्यक, ऐसा समझकर कार्यकर्ताओं ने उनकी भी चिंता करने का प्रयास किया। और जैसा मैंने कहा कि आरोग्य कर्मियों को सहायता करनी चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण लेकर भी इस प्रकार का कार्य शुरू किया है। और बहुत एक पीड़ादायक कालखंड रहा और स्वयंसेवकों ने बहुत ही संवेदना के साथ इन सब प्रकार के कामों को किया है। इस महामारी का एक पक्ष है कि इसमें सामने कोई शत्रु नहीं है, जो शत्रु है वो अदृश्य है और इसलिए उसकी कोई पूर्वानुमान हम नहीं कर सकते, और पूर्वानुमान न होने के कारण जो घटनाएं घटती गई उसको देखकर ही सब प्रकार की नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता था, व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ा ये रहा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इसमें समाज के भिन्न भिन्न प्रकार की जो धार्मिक संस्थाएं, उन्होंने हमको बहुत बड़ा सहयोग किया है। गुरुद्वारे हैं, जैन समाज की संस्थाएं हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसी संस्थाएं हैं कि जिन्होंने उनकी व्यवस्था में हमने पूरा सहयोग ऐसी संस्थाओं को किया है। तो मैंने बड़े नाम लिए, परंतु स्थान स्थान पर स्थानिक छोटी छोटी संस्थाएं वो भी हमारे साथ मिलकर इस प्रकार के काम में साधन जुटाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और मनुष्य शक्ति के द्वारा जो करना है उसमें हम लोगों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने एक भूमिका का निर्वाह किया है। इतना मुझे लगता है कि संघ का इस कार्य के लिए जो रिस्पांस रहा, इसके भविष्य में आगे सामने रखकर भी कुछ हम विचार कर रहे हैं। जैसे आपने भी कहा कि नैसर्गिक आपदा है, तो संघ के स्वयंसेवकों ने पहले भी काम करते हुए लोगों ने देखा हुआ है, वहाँ पे पता होता है, एक प्रोटोकॉल है, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम वहाँ पे बनी होती है। लेकिन ये तो बड़ा मतलब जैसे आपने कहा अदृश्य शत्रु है और सारी स्थितियाँ नए नए तरीके की आ रही थी अनुभव। क्या ऐसी खासियत है, संघ ऐसा क्या ट्रेनिंग देता है कि स्वयंसेवक, मतलब कुछ उदाहरण मैंने भी कुछ स्टोरीज में कवर किए कि परिजन भी उन मृतकों के अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं पहुंचे, लेकिन स्वयंसेवक वहाँ पे वो सारा प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए, सिविल हॉस्पिटल्स के साथ सहयोग करते हुए वो सारा काम स्वयंसेवकों ने किया। क्या किस तरह का उनका ये ट्रेनिंग होता है कि ऐसी स्थिति में भी वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं?
देखिए, हम आपदा प्रबंधन के हम तज्ञ नहीं हैं और इसलिए उस प्रकार का हमने कोई प्रशिक्षण तो नहीं दिया है। परंतु एक संघ में जो एक संस्कार मिलता है कि जब भी कुछ ऐसी आपदाएं आती है तो वो आपदाएं हमारी आपदाएं समझकर हमने अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए। इस प्रकार का विचार संगठन में हमेशा होता आया है और उसका ही परिणाम है कि स्वयंसेवक परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार अपने आप को तैयार करते जाता है। हम कोई प्रशिक्षण नहीं देते, हम साधन भी कभी कभी नहीं दे पाते। साधन जुटाने का काम भी वो करता है, समाज के साथ पास जाता है और हमारी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है तो कोई आदेश निकालेगा, कोई व्यवस्थाएं बनाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन दृष्टिकोण ये है कि संकट है और हम चुपचाप उसके मुख्य साक्षी बनेंगे, ये कैसे चलेगा? जब हम कहते हैं कि सारा समाज अपना है तो स्वाभाविक रूप से ये क्रियाएं बिना किसी सूचना के, बिना किसी आदेश के होती है। और मैं इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि बिना प्रशिक्षण के प्रशिक्षित लोगों के समान हमारे स्वयंसेवक काम करते हैं। जैसे संघ की एक भूमिका रही है, आपने जैसे कहा कि इसमें समाज की भी भूमिका रही है। केवल धार्मिक संस्थाएं मतलब गुरुद्वारा, डेरे, मंदिर, मठ, इन्होंने तो अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन जब हम पूरे विश्व के रिस्पॉन्स से तुलना करते हैं तो भारत का रिस्पॉन्स बहुत अलग तरीके का रहा। मतलब जिन अंतर्राज्यीय मजदूरों की हमने बात की, प्रवासी मजदूर जिनको कहा गया, वो भी ऑफिशियल जो आंकड़ा है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन हो, वो भी 70-80 लाख के आसपास का है। इतनी बड़ी संख्या में ये होना और समाज अपने परिवेश में जो भी ऐसा लग रहा है उसके लिए खड़ा हो जाना, उसकी मदद के लिए आ जाना, ये भारत की क्या मानसिकता है? किस कारण से भारत का ये रिस्पॉन्स औरों से अलग रहा? मैं समझता हूँ कि इसके थोड़ा मूल में जाना पड़ेगा, भारत के स्वभाव के बारे में। मूल में ये भाव यहाँ पर विकसित होता है कि मैं समाज का एक अंग हूँ। ये हिंदू चिंतन में, भारतीय संस्कृति में ये स्वाभाविक रूप से आता है और इसलिए एक कोई कठिनाई देखता है तो सामान्य व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। और कभी कभी तो हम अनुभव करते हैं कि अपने स्वयं की समस्याओं की ओर अनदेखी करते हुए दूसरों की समस्याओं में सहायता करने के लिए जाता है। ये भारत के स्वभाव में है, परंपराओं से संस्कारों के रूप में आया है। हाँ, उसकी शक्ति कम होगी, उसका नियोजन में कुछ अभाव होगा, परंतु भावनाएं इतनी सशक्त रहती है कि न उसमें नियोजन का अभाव खलता है, न कोई साधनों का अभाव कष्ट देता है। लोग तुरंत जो अपने पास से लेकर करना शुरू कर देते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि इतना भीषण एक महामारी का संकट, कोई भी एक व्यवस्था से इसका समाधान होना ये असंभव है, परिपूर्णता आना ये और असंभव है। और इसलिए एक हृदय की एक भावना ऐसी रहती है कि तुरंत हमें कुछ करना चाहिए। तो ये जो संस्कार हिंदू समाज के अंदर है, उस कारण मैं देख रहा हूँ कि इस कालखंड में शायद ही कोई सामाजिक संस्था ऐसी होगी वो चुपचाप बैठी है। शायद ही कोई मंदिर ऐसा होगा जिसने कुछ नहीं किया है। शायद ही कोई एक समाज का वर्ग होगा कि जो इसमें सहभागी नहीं हुआ। इसमें पढ़े लिखे लोग आ गए तो इसमें अनपढ़ लोग भी खड़े हुए, धनवान खड़े हुए तो गरीब से गरीब भी व्यक्ति इसमें सहायता करने के लिए आगे आया है। तो ये किसी एक व्यवस्था के कारण नहीं होता है, एक परंपरा बड़ी प्रभावी रहती है। तो इस परंपराओं के कारण यहाँ का जनसामान्य भी इस अवसरों पर तुरंत सक्रिय हो ही जाता है। हाँ, उसकी क्षमता कम रहती है, उसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग अलग रह सकता है, परंतु भावना जो हम देखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ भावना का दर्शन इसे समय पर होता है। कोरोनाग्रस्त लोगों को और उसमें जब मृत हो जाते हैं तो वास्तविक बहुत ही कठिनाई लगती है लोगों को कि कैसे हम उनको स्पर्श करेंगे। वो तो चले गए, हमारे जीवन में संकट आएगा, ऐसा विचार मन में आता है और मैं इसको बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ।
किसी के भी जीवन में प्रसंग आएंगे। और ऐसे अवसरों पर जब संघ के स्वयंसेवक भी सब निकले, चलो हमको कर रहा है, सुरक्षा की जितने इंतजाम करने आवश्यक है व्यवस्थाएं की है, और आवश्यक जितनी उसकी चिंता करना है करके शासन के जो बताए हुए जो मार्गदर्शक तत्व है, मार्गदर्शक बातें हैं, उसको ध्यान में लेकर स्वयंसेवक गए, स्मशान में गए, अंतिम संस्कारों में गए, निकट के परिवारों को, लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं के जाने के कारण एक थोड़ा साहस भी मिला है। उन्होंने अनदेखी की, परिवार के लोग आगे नहीं आए, वो मैं उनके मन की भावनाएं हम लोग समझनी चाहिए। लेकिन पीड़ा तो है, व्यवहार में पीड़ा को प्रकट करने में कभी कभी कुछ कमी रही होगी, परंतु मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों में उनकी भावनाओं को समझकर जो जो करना चाहिए वो करना। और इसलिए स्मशान में भी गए, अंतिम संस्कार करने में भी संघ के स्वयंसेवक आगे रहे। परंतु मैं मानता हूँ कि समाज की युवा शक्ति भी इस समय बहुत अलग अलग ढंग से सामने आई है। तो थोड़ा आत्म केंद्रितता से बाहर समाज ऐसे अवसरों पर आता है, स्वभाव में एकदम नहीं है परंतु आता है। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत के संदर्भ में विकेंद्रित व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की समाज की रही है। तो मंदिर केंद्रित रहा, जाति बिरादरी केंद्रित रहा, सामाजिक संस्थाओं के केंद्रित सारा जीवन रहा, और इसलिए ये सभी प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं विकेंद्रित, वो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सक्रिय ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक रूप से हो जाती है। उसका हमें बहुत दर्शन इस बार हुआ है। मैंने जैसा पहले कहा उसको हम स्वीकार करते हैं कि शक्ति कम रहती है, कल्पकता में कभी कभी अभाव रहता है, पर भावनाओं की शक्ति का कोई जोड़ नहीं है। ये विशेष बात हम सबको इसमें ध्यान दें। सरकारी व्यवस्था के बारे में आपने जैसे कहा कि वो परिपूर्ण नहीं हो सकती, समाज का सहयोग लेना पड़ता है। इसमें एक बहुत बड़ा विषय इस संदर्भ में चर्चा में अभी जो आया वो स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य की जो सारी व्यवस्था है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा गया। बल्कि लॉकडाउन के पीरियड में ये भी कहा गया कि जितनी उसको लेकर तैयारी हो सके। मुझे जहाँ तक स्मरण है, संघ पहले से इन विषयों पर बात करते रहा है। स्वास्थ्य की सेवाएं ये ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, स्वास्थ्य सेवाएं ये अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो, सबको उपलब्ध भी हो, कम खर्चे में हो। इसको लेकर संघ का एक प्रस्ताव भी आया है। तो आप आने वाले समय में, क्योंकि ये केवल अभी सरकार का विषय नहीं रहेगा, स्वास्थ्य की सेवाओं को हमें निरंतर मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो उसको लेकर किस तरह का, क्योंकि संघ ने पहले भी इसको लेकर बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं। देखिए, इसमें मैं बात कहना चाहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि जिस प्रकार का संकट है और हमारी व्यवस्थाओं में कमी है, तो साधनों में कमी है, और इसलिए हम अन्य देशों की तुलना में साधनों में हम पीछे हैं, और इसलिए हमें बहुत अधिक चिंता करनी चाहिए। इसमें मैं 2-3 हिस्सों में मैं बताना चाहूँगा। और इसलिए यहाँ पर सरकार ने जो प्रथम दिन से जो आह्वान किया है कि इसके नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करो तो होगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समाज के सब प्रकार के वर्ग ने इन नियमों को स्वीकार किया। दुनिया के देशों में लॉकडाउन के स्थिति में क्या हुआ मैं जानता नहीं हूँ, परंतु भारत में इतने लगातार इतने लंबे समय के लिए इस प्रकार का लॉकडाउन स्वीकार करना, ये केवल सुरक्षा बलों के बल पर नहीं है, तो समाज ने मन से इसको स्वीकार किया, तो एक बहुत बड़ी शक्ति इस प्रकार की रही। दूसरा एक मैंने अनुभव किया कि व्यवस्थाओं में, स्वास्थ्य की सेवाओं व्यवस्थाओं में कमी होगी, परंतु काम करने वालों का अद्भुत परिश्रम रहा है। जो भी उनके पास साधन उपलब्ध थे, उन्होंने उसका पूरा उपयोग करते हुए, साधनों का पूरा उपयोग और स्वयं की भी शक्ति का पूरा उपयोग। और हम अनुभव कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि इस सारे महामारी के संकट में कई स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकों ने भी अपनी जान खोई है। अगर वो उस सेवा में नहीं रहते तो उनके ऊपर कोई संकट नहीं था,
और जब इस प्रकार का संकट है और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे काम करना है, तो व्यवस्थाओं का अभाव होते हुए भी कर्मचारियों की जो दृढ़ निष्ठा रही है इसके बारे में, वो एक अवर्णनीय अद्भुत है। और इसलिए हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे ये सभी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, ये इनका साहस और इनका परिश्रम ये शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो इतनी व्यवस्थाओं के अभाव होने के बाद भी ये हुआ है। सरकार ने, मैं समझता हूँ कि इस समय अफोर्डेबल की बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आया। जो भी इसके संकट में आया उसको सब प्रकार की सुलभ व्यवस्थाएं सरकार ने उपलब्ध कराने का व्यवस्था की। हाँ, सरकार ने जनता से आह्वान किया है और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री राहत कोष में जिस प्रकार से लोगों की सहायता पहुँची है, तो वो भी अद्भुत है और इसका उपयोग पूरा सरकार ने किया। इसलिए गरीबी के कारण, पैसों के अभाव के कारण कोरोना में कोई त्रस्त हुआ ऐसा अनुभव तो अभी तक तो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं जो भी आवश्यक लगी वो सब प्रकार की व्यवस्थाएं की है। और इतने अस्थायी और विलगीकरण की व्यवस्थाएं बनाना इतनी आसान बात नहीं है। अभी वो राज्यों की सरकारों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है, उनकी व्यवस्था कुशलता पर निर्भर करता है। पर जहाँ तक केंद्र सरकार का अगर हम विचार करें तो केंद्र सरकार ने इसके बारे में बहुत ही और कदम उठाए, सभी को आह्वान किया। कुछ राज्यों की क्षमता के दुर्बलता के कारण हो नहीं पाया होगा, लेकिन सामान्यतः अनुभव सब प्रकार की व्यवस्थाओं ने मानवीय दृष्टिकोण से इस संकट को सामने रखकर पुरुषार्थ किया है। इसलिए इसमें सुविधा के अभाव में कुछ समस्या हुई ऐसा बहुत कम है। पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं देने का प्रयास हुआ है। ठीक है, कुछ राज्यों में किसी कारण से इसका प्रमाण अकल्पनीय बढ़ा, उसके कारण कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शासन ने पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया है। ये जैसे एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ संकट बना रहा, वैसे ही आने वाले समय में लगता है कि इसका एक स्वाभाविक परिणाम जो है, क्योंकि सारी गतिविधियां रुक गई, उद्योगों पर इसका परिणाम हुआ और इस वजह से एक आर्थिक संकट भी ये लगता है। इस समय के अंदर तात्कालिक व्यवस्थाएं, राशन पहुंचाना, भोजन की व्यवस्था करना, ये तो सब हुआ, लेकिन ये माइग्रेंट वर्कर्स अभी फिर से वापस लौटना, उसमें भी कुछ समय जाएगा, सारी औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने में भी समय जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये आर्थिक संकट, क्योंकि संघ के विचारों से प्रेरित बहुत सारे संगठन उद्योग और आर्थिक क्षेत्र में भी काम करते हैं और उन्होंने भी कुछ पहल की है, तो इस आर्थिक संकट को संघ कैसे देखता है? देखिए, इसमें एक संकट अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो मजदूरों का स्थलांतरण हुआ है, ये एक विशेष परिस्थिति में हुआ है। इसकी स्थलांतरण करने की आवश्यकता न रहे, ये इसका दूरगामी समाधान है। आज तुरंत वो दूरगामी समाधान आज नहीं सोच सकते, परंतु इसका निश्चित समाधान तो उसी में है कि मजदूरों का कम से कम रोज़गार के लिए बहुत बड़ा स्थलांतरण हो। ये किसी भी देश के लिए उचित नहीं, परंतु ये सिद्धांत हो गया है। आज व्यवहारिक धरातल पर अगर हम आते हैं तो लोगों को रोज़गार चाहिए और बड़े बड़े रोज़गार बिना मजदूरों के बंद हो सकते हैं। इसलिए उद्योग चलाने वालों को भी मजदूरों की आवश्यकता है और मजदूरों को भी रोज़गार की आवश्यकता है। और इसलिए ये जो एक स्थलांतरण हुआ है, मैं इसको अस्थायी मानता हूँ और संभावना है कि बहुत बड़ा प्रतिशत सामान्य परिस्थिति आते ही फिर अपने अपने स्थान पर जाने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। परंतु इसके साथ साथ कुछ प्रतिशत तो वर्ग जरूर ऐसा रहेगा कि जो अब अपने गांव की तरफ गया है वो वहीं रहना पसंद करेगा, और ये स्वाभाविक है।
और इसलिए राज्यों को एक आवश्यकता ध्यान में आती है कि राज्यों ने करने की आवश्यकता है कि ऐसे अपने स्थान पर आए हुए, लौट कर आए हुए मजदूरों का फिर एक बार पुनर्वसन कैसा हो, उनको रोज़गार यहीं पर उपलब्ध कैसे हो, इसका विचार और राज्य सरकार ने प्रारंभ करना चाहिए और किया भी है। मैं समझता हूँ कि कुछ राज्यों ने इसमें अच्छी पहल की है। और जो कौशल्य विकास का जो प्रश्न आता है, तो कौशल्य विकास की योजनाएं हम जितनी अच्छी बनेगी उसके आधार पर मजदूरों को उस क्षेत्र में ही किस प्रकार के और कौशल मजदूर चाहिए, अगर वहीं उपलब्ध हो जाएंगे तो बाहर से आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसलिए एक अच्छा, इस संकट में भी एक अवसर है कि इस समस्या की समाधान की दिशा में अच्छे प्रयोग किए जाएं। तो यह एक मुझे लगता है कि यह एक बहुत आवश्यक बात होगी। इस संकट में भी एक अवसर भी है, इस अवसर को और अच्छे परिणामों की दिशा में परिवर्तित करना। तो इसमें सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें आगे आएंगी और कौशल विकास में, स्किल डेवलपमेंट में अगर अच्छी योजनाएं बनती हैं, स्किल डेवलपमेंट के विषय में थोड़ी अपनी सीमाएं छोड़नी पड़ेगी और आवश्यकताओं को ध्यान में लेकर स्किल डेवलपमेंट का। और ऐसा जब संकट आता है तो कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनना मुश्किल है, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं, स्थान स्थान का सर्वे अध्ययन करते हुए वो करने की आवश्यकता रहेगी। तो कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छी पहल प्रारंभ की है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर वापस जाएगा। उद्योग चलना है तो तुरंत वहाँ मजदूर मिलेंगे ऐसा नहीं है। और इसलिए, और अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लौटने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे प्रारंभ हुई है। लोग जाना चाहते हैं, तो उद्योग चलाने वाले भी चाहते हैं कि मजदूर मिले, तो दिशा में अच्छी पहल होगी। इस कारण एक और बात ध्यान में आ गई कि जितना इसको डिसेंट्रलाइज करते जाएंगे इन व्यवस्थाओं को, उतना अच्छा होगा। तो अभी हमारे यहाँ कुछ राज्य है कि जहाँ से मजदूर ज़्यादा स्थलांतरण करते हैं और कुछ राज्य है कि वहाँ पर ज़्यादा स्थलांतरित मजदूर आते हैं। जहाँ उद्योग ज़्यादा है वहीं पर बाहर के मजदूर आते हैं। अब उद्योगों का केंद्रीकरण होगा तो ये स्वाभाविक है, परंतु मैंने कहा ना कि कुछ लॉन्ग टर्म बातें हैं, तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण होगा, इसके लिए कुछ समय लगेगा। पर तत्कालीन स्थिति में तो मजदूर वापस जाएंगे, उद्योग शुरू होंगे, और तभी उद्योग शुरू होंगे तो रोज़गार शुरू हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, जो स्वयं रोज़गार करते हैं उनके जीवन में प्रश्न है। रोज़ का काम है, रिक्शा चलाते हैं, सब्जी की गाड़ी चलाते हैं, छोटी मोटी चाय की टपरी चलाते हैं, उनके जीवन में ज़रूर प्रश्न ज़्यादा आए हैं। तो ऐसे सब लोगों को फिर कैसे उनका जीवन पूर्ववत प्रारंभ होगा, जब तक ये लॉकडाउन और उसकी समस्या, उसके कारण निर्माण हुई समस्या जब तक हल नहीं होगी, तब तक ये रोज़ का जीवन प्रारंभ नहीं होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि शासन का, मैं इस बारे में उनकी पहल का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने अनलॉक पद्धति शुरू की है। अब लॉकडाउन नहीं है, अनलॉक है। ताला लगाया है, ताला खोलना है, तो ताला खोलने का भी एक प्रक्रिया रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये दृष्टिकोण सरकार ने सामने रखने के कारण बहुत ही अल्प समय में ये सारी बातें फिर एक बार शुरू होगी। ये ज़रूर है कि संकट भी एक तरफ कम होता जाए तो ये बातें सामान्य होती जाएगी। और इसलिए भारत की सामाजिक रचना में जितना इसका स्वयं रोजगार है और विकेंद्रीकरण है, वो जितना होगा उतना लाभदायक होगा। तुरंत तो ये जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उसको फिर एक बार अल्प समय में शुरू होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आर्थिक विषय में और एक जो बिंदु चर्चा में आया है, प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर कॉल दिया, स्वयंसेवी संगठन भी, संघ विचारों से प्रेरित संगठन भी उसके बारे में अभी कुछ ना कुछ पहल कर रहे हैं, वो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का है। तो किस तरह से ये आत्मनिर्भरता, क्योंकि अभी तो ग्लोबलाइजेशन का युग माना जाता है, एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में लोग स्वाभाविक रूप से खास करके आर्थिक विषयों की जानकारी ये
सवाल करते हैं कि किस तरह से ये आत्मनिर्भर भारत होगा। क्या केवल बॉयकॉट किसी का करने से ये संभव है क्या? इसमें एक अगर हम थोड़ा अध्ययन करें तो एक ध्यान में आता है कि कई प्रकार के जिलों में कई प्रकार के उत्पादन होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि लोकल के लिए वोकल बनो। अगर इसको बढ़ावा मिलता है, छोटे छोटे काम है, मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि बेकरी है तो उस निश्चित सीमा के क्षेत्र में बेकरी उत्पादनों की जितनी आवश्यकता है वो वहीं पर पूरी होगी, वो बाहर से आने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा अध्ययन करते हुए और ऐसे उस जिलों की सामान्य बातों की आवश्यकताएं वहीं पर पूरी करने की व्यवस्था बनी। मैं मानता हूँ कि कुछ वस्तुएं ऐसी सामग्री कि जो छोटे उद्योगों में होने वाली नहीं है तो बड़े उद्योगों में चलेगी। तो ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित देने का काम हर जिला उसको अगर केंद्र माने, थोड़ा और बड़ा उद्योग है तो उसको राज्य केंद्र माने, राज्यों को केंद्र में रखकर विचार करें। और उसके आगे जाना है तो फिर एक जागतिक स्तर पर विचार करना है। तो ये ठीक है कि आज परस्परावलंबन का जीवन प्रारंभ हुआ है, परंतु ये अवसर है कि हम अपने देश की आवश्यकताएं हम अपने देश में पूरी करेंगे। उसके नीचे जब जाएंगे अपने राज्य की आवश्यकता हम राज्य में पूरी करेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो अपने ज़िले की आवश्यकता हम जिला पूरा करेगा। तो ये जिला जो है, ये जिला इकाई को इस समय और इस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अगर जाना है तो हमको जिला केंद्र उसको थोड़ा सा जिले को एक इकाई मानकर उसको और अधिक प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता रहेगी। अब इसमें ज़रूर है कि मैंने कहा कि कुछ बड़े उद्योग है कि जो उसके लिए राज्य भी केंद्र नहीं बन सकता है, तो उसके लिए देश भर का विचार होता है, ऐसे रहेंगे। पर बहुत बड़ा उद्योग जगत ये विकेंद्रित हो सकता है, उस प्रांत की उस जिले की आवश्यकताएं वहीं पर पूरी हो, इस दिशा में हमको पहल करनी पड़ेगी, ऐसा एक मुझे लगता है। दूसरा है कि इस घटना के कारण एक स्वदेशी का भाव विकसित हुआ है और एक विचार धीरे धीरे प्रसूत भी हो रहा है कि हम यथासंभव देश आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारी आवश्यकताएं यहाँ पूरी होगी। हमारी आवश्यकताएं थोड़ी कम ज़्यादा गुणवत्ता की होगी तो भी हम उसको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का मानस बन रहा है, बनने की दिशा में चला है। इसको और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता रहेगी। बहुत बार क्वालिटी पर आकर गाड़ी रुक जाती है, परंतु अगर ये समाज ने, करोड़ों के समाज ने अगर ये स्वीकार कर लिया कि गुणवत्ता में थोड़ी कमी होगी परंतु अपना है, हमारा है, तो फिर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत अच्छी बातें आ सकती हैं। और इसलिए ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि जो अपने देश के महापुरुषों का स्वप्न रहा है कि देश अपने पैरों पर खड़ा रहे। दूसरों के गुणगान करने से हम कभी बड़े नहीं हुए हैं, दूसरों की नकल करने से भी हम बड़े नहीं हुए हैं। अपने यहाँ पर प्रतिभाएं हैं, पुरुषार्थ करने का है, जो भी एक सहयोग चाहिए वो सहयोग करने की अगर व्यवस्था अच्छी बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत ये केवल नारा नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष में ज़मीन पर उतरा हुआ हम देख सकेंगे। और उसके लिए जो और अधिक नियोजन चाहिए वो हो जाए, बस यही अपेक्षा करते हैं। इसका आपने एक बहुत सकारात्मक पहलू रखा, लेकिन सामान्यतः समाज में जब इसका ये जाता है और आजकल जैसे सोशल मीडिया में खास करके जो चर्चाएं चलती है तो इसका नकारात्मक पहलू आता है कि और ख़ास करके अभी जो सीमा पर जिस तरह का माहौल है उसको लेकर बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट और इस लाइन पर ही सारी चर्चा होती है। तो आप इसको कैसे? देखिए, ये तो स्वाभाविक है। जब इतनी बड़ी चर्चा किसी एक देश को लेकर सारे दुनिया भर में चल रही है तो भारत में भी चलेगी। उसका प्रतिनिधि कोई एक देश बन गया है, आज चीन बन गया है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बिना किसी के प्रयत्नों से सामान्य व्यक्ति कह रहा है कि हम ये नहीं लेंगे, हम इसको सहयोग नहीं करेंगे।
तो ये मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक मन की भावनाएं इस प्रकार से प्रकट हो रही है किसी अघोषित शत्रु के खिलाफ। और ये मैं समझता हूँ कि एक ये केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, आगे चलकर अपना आत्मनिर्भर दिशा में जाएगा, सब मुझे लगता है। शुरू में नकारात्मक लग सकता है कि किसी देश की वस्तुओं का बायकॉट करो, परंतु समाज जीवन की आवश्यकता है, वो जब पूरी नहीं होगी तो बहिष्कार करने से कैसे चलेगा, तो पूरी होने की भी व्यवस्था चाहिए। आज शुरुआत इससे हुई कि हम इनकी चीज़ें नहीं लेंगे, हम चीन की चीज़ें नहीं लेंगे। ये एक स्वाभाविक हुआ है, किसी जन आंदोलन नहीं बनाया है। आज सामान्य रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी पूछता है चीन का हमको नहीं चाहिए। अब इसके बारे में तो चीन को सोचना पड़ेगा क्या करना है, लेकिन ये अवसर जरूर मैं मानता हूँ, और ये केवल भारत के लिए नहीं तो ये दुनिया के लिए भी अच्छा संदेश है कि हर देश अपनी अपनी आवश्यकताएं अपने बल पर पूरा करे, दूसरों का शोषण करे और दूसरों पर निर्भर रहे। इसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा अभी चर्चा में है कि सीमा पर एक संकट लगता है, लेकिन सरकार ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने उसको एक तरीके से डील किया है। परंपरा से ये मामले हर बार आते थे, किस तरह से अभी इस बार आप परिवर्तन उसमें देखते हैं, और संघ इस सारे मामले को कैसे देखता है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा सुरक्षा, सीमा का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं सीमावर्ती क्षेत्र में। वास्तव में ये विषय तो हमारे सोचने के बाहर का है, क्योंकि इसमें सुरक्षा बल, सरकार, नीतियाँ बनती है, उसके ऊपर चलेगा। पर कोई भी देश अपने देश की सीमाओं पर आक्रमण को कैसे स्वीकार कर सकता है, और इसलिए परस्पर संबंध बनना ये निर्भर करता है कि कैसे होगा। कोई भी देश अपने सीमावर्ती देशों के साथ तनाव नहीं चाहता है, परंतु इसका विचार दोनों तरफ से होने की आवश्यकता रहती है। और इसलिए आज के वर्तमान परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि इसका समाधान देश की सब प्रकार के सेना, वायुदल और नौसेना, सरकार के हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इन सब ने मिलकर इसका विचार करते हुए इस संकट से भारत की सुरक्षा कैसे होगी, क्योंकि ये सामान्य जनों का विषय नहीं, ये सरकार और सेना का विषय है। और जहाँ तक हम सामान्य लोग हैं, सेना पर हम पूरा विश्वास रखते हैं कि अपनी सेना का सामर्थ्य अच्छा है, और इसलिए इस सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीतियाँ और इस बारे में जो योजना बनाना है वो बनाए। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस समय शासन जो पहल करेगा, समाज शासन सरकार के पीछे खड़ा रहेगा, इतना विश्वास है तो व्यक्त कर सकते। कोरोना के संदर्भ में एक और विषय चर्चा में आया, और संघ का, समविचारी संगठनों का उसमें बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, उसमें सोच भी रही है, वो शिक्षा को लेकर है। आज डिजिटल एजुकेशन की बात चल रही है, लेकिन समाज के हर वर्ग के पास ये शिक्षा पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में शिक्षा में परिवर्तन होंगे। समाज केंद्रित शिक्षा की संघ बात करता ही रहा है, तो ऐसे में शिक्षा क्षेत्र को लेकर चुनौती, या संघ के और भी संगठन इसको लेकर कुछ पहल कर रहे हैं क्या इस बीच में? देखिए, इसमें अभी का एक वर्तमान तुरंत जो संगठन है, तुरंत जो संकट है, वो एक भिन्न प्रकार का है। उसमें दो पहलू हैं कि अपने भारत में शासकीय व्यवस्था के साथ साथ निजी शिक्षा संस्थान भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं कि जो समाज के सहयोग पर ही चलते हैं। अब इस आर्थिक संकट में वो कैसे इसको निर्वाह करेंगे, ये उनके सामने प्रश्न है, क्योंकि वो स्वयं अपने ही बल पर खड़े हैं। इसमें बहुत बड़ा जो उसका हिस्सा है वो समाज उठाता है एक शिक्षा शुल्क के माध्यम से, उस पर थोड़ा असर इस कालखंड में होने वाला है। तो संस्थानों का एक संकट है, और जो आर्थिक संकट में है उनको इस प्रकार की कैसी शिक्षा उपलब्ध होगी, ये भी एक संकट
सामने है, मुझे लगता है कि इसका बहुत अलग अलग लोगों ने मिलकर विचार करने की आवश्यकता रही। और ये संकट कम से कम 1 साल रहने वाला है। भिन्न भिन्न प्रकार के आधुनिक माध्यमों का सहयोग करते हुए शिक्षा दी जाए, इसकी भी अपनी एक सीमा है। अगर हम माने कि 8% जनजाति क्षेत्र है कि जहाँ पर सभी इतने दूर दराज में ये सब व्यवस्थाएं पहुँची हैं, ऐसा नहीं है, उनका क्या होगा? बहुत बड़ा जो वर्ग है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीता है, वो उनके पास इस प्रकार के साधन नहीं है, उनके बच्चों का शिक्षा का क्या होगा? तो ये जो आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा पहुंचाने की बात हो रही है, इसकी अपनी एक सीमा है, इसमें से कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। स्वयंसेवी संस्था इसका जिम्मा कुछ उठा सकती है कि वो बच्चों का कोचिंग करे, बच्चों को सिखाए, अपने घर में कोचिंग क्लास जैसे चलाए, और इस 1 वर्ष को हम इसको अपने योजनाओं के आधार पर 1 वर्ष पार कर लें, फिर अगले वर्ष की जो बात आएगी उसमें कुछ बातें सुलभ हो सकती है। हमको अभी समाज के, हम तो चाह रहे हैं कि समाज के सब प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं मिलकर 1 वर्ष का विचार अभी तुरंत करना चाहिए। अफोर्डेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, ये हमारा हमेशा का सिद्धांत रहा है। उसकी व्यवस्थात्मक पक्ष इस कालखंड में भिन्न प्रकार का होगा, उसका व्यवहारिक विचार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए अभी तुरंत जो आवश्यकता है कि शैक्षिक वर्ष में किसी भी छात्र का नुकसान न हो, इसको सामने रखकर विचार करना चाहिए कि नहीं तो 1 साल शिक्षा भी रुक जाएगी। भारत के पूरे इसमें समाज जीवन में 1 साल का अंतर आ जाता है, तो ये किसी देश को भी ये समझता हूँ कि अनबेयरेबल होगा, इसको समझना पड़ेगा। और इसलिए इसमें और मुझे विश्वास है कि समाज की सब प्रकार की शक्ति का ठीक नियोजन हो जाएगा, इस वर्ष को हम इस समस्या से बाहर ला सकेंगे। भारत की परंपरा में मेले है, यात्राएं है, इनका एक बड़ा महत्व है। लोग इकट्ठा आते ही है। कोरोना के संकट में इस पर बंधन थे, जैसे अभी हमने जगन्नाथ यात्रा में एक अनुभव किया, कोर्ट की परमिशन से पूरी भी हुई। जो परंपरा है, क्योंकि यही समाज को जोड़ के भी रखती है, और फिर भी अभी कुछ समय तक, कम से कम जब तक इसका कोई हल ना निकल जाए, तो ऐसे में लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह से समाज इन चीज़ों को देखे? देखिए, फिर यहाँ पर अपने समाज को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। इतने हजारों वर्षों की परंपराओं से जुड़ा हुआ भावात्मक, लेकिन इस संकट में हमको इन बातों के साथ थोड़ा समझौता करना चाहिए। ये समाज ने स्वीकार कर लिया। ये शासन के नियंत्रण के बाहर की बात थी, वास्तव में शासन के नियंत्रण के बाहर थी, परंतु ये समाज का सोचने का स्तर ही ये दर्शाता है कि हम लचीलापन हम कितना ला सकते हैं अपने इसमें। और इसलिए जगन्नाथ की यात्रा को लोगों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, इस साल नहीं होगी। अभी सूर्य ग्रहण हुआ कुरुक्षेत्र में, लोग बताते थे कि प्रतिवर्ष यहाँ पर ग्रहण के समय लाखों लोग आते हैं। इस बार कोई नहीं गया। तो लोगों ने अपने मन के स्तर पर, अपने छोटे स्तर पर ईश्वर की कल्पना अपने हृदय नज़रों के सामने करते हुए अपने अपने घर में पूजा पाठ किए हैं। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि परंपराओं के साथ भी हम आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा लचीलापन रखकर हम इसको स्वीकार करेंगे। इसलिए पंढरपुर का प्रश्न सब हल हुआ, जगन्नाथ की यात्रा का प्रश्न हल हुआ। मंदिर बंद थे, लोगों ने अपने घर में ही और पूजा करना प्रारंभ किया। किसी ने मजाक में कहा, पहले कुछ मंदिर थे, अब घर घर में मंदिर बन गए। अब ये बात इतनी बड़ी है कि घर घर में लोगों ने पूजा पाठ वगैरह सब करे। यही मंदिर, यही देवता है हमारा। ठीक है, मंदिर एक हमारा प्रतीकात्मक है, जाना चाहिए, पर इस कालखंड में नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। तो ये जो लचीलापन है ना, फिर दुनिया के सामने एक बार भारत का एक विशेष परिचय इन सब मेलों के कारण वगैरह सब हुआ है। जरूर है कि मंदिर एक शक्ति के केंद्र है, मंदिर एक प्रेरणा के केंद्र है, मंदिर एक श्रद्धा के केंद्र है। हमारे मेले
एक जीवन को दिशा देने वाले हैं वो शीघ्रता से पुनः पूर्ववत होने चाहिए, ये हम सबकी इच्छा है। परंतु अगर समाज जीवन के स्वास्थ्य को सामने रखकर ये नियमों का पालन करना है तो पालन करने वाला समाज भी हमने देखा एक अद्भुत है, ऐसा मुझे लगता है। ये सारी प्रश्नों का संघ इसको कैसे देखता है? संघ की इसमें हमेशा से समाज ने देखा है कि सकारात्मक भूमिका होती है, कंस्ट्रक्टिव रोल होता है। सरकार किसी की भी रहे, चाहे सुरक्षा का प्रश्न हो, समाज की आपत्ति का प्रश्न हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ तत्व ऐसे दिखाई देते हैं कि वो समाज में चाहे भेद पैदा करने का, अमेरिका में कुछ वर्ण भेद के कारण कुछ समस्या हुई, उसके आधार पर भारत में भी उस वैसा क्यों नहीं हो रहा है रिएक्शन, इस पर चर्चा शुरू करने का, इस सारे समस्याओं से हमने ये माइग्रेंट वर्कर्स के इसमें भी देखा, ऐसे प्रयास हुए कि लोगों को भड़काना है किसी जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। यह आने वाले समय में एक संकट माना जा रहा है कि ऐसे तत्व बहुत सारे हैं, तो इनको समाज को कैसे देखना चाहिए? संघ इसके बारे में कुछ पहल ऑलरेडी कर रहा है क्या? इतने वर्षों का अपना अनुभव है कि कुछ असामाजिक अराष्ट्रीय शक्तियाँ ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर समाज व्यवस्था को और देश को दुर्बल करने का षड्यंत्र करती आई है। इस कालखंड में भी ये होना कोई असंभव नहीं है, परंतु अब संघ भी इतना बड़ा हुआ है, संघ की शक्ति भी कुछ बड़ी है, उसके आधार पर समाज जागरण करते हुए ऐसी ताकतों के संदर्भ में हम जागरण करने की दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं, करेंगे। मुझे विश्वास है कि अपने यहाँ की जो सामाजिक जाति बिरादरी की जो व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों की व्यवस्थाएं हैं, और इतने वर्षों का संघ का भी एक तप है, उसका पूरा उपयोग करते हुए इन षड्यंत्रों को हम कितना निष्प्रभ कर सकते हैं, करने की कोशिश होगी। और मैं समझता हूँ कि इतने आसानी से ऐसे तत्व सफल नहीं होंगे, भारत के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि भारत का मानस उत्तेजित होता है, भारत का दुर्बल वर्ग पीड़ित होता है, उसको समझना पड़ेगा, पीड़ा दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। और इस संकट का लाभ उठाते हुए अगर देश को कोई दुर्बल करना चाहेगा तो मैं समझता हूँ कि संघ जैसे संगठन अपनी समाज जागरण की भूमिका प्रभावी रूप से करेंगे तो इस संकट से समाज को सुरक्षित किया जा सकता है। इस दिशा में प्रयास करने की, सबने मिलकर करने की आवश्यकता है। संघ इसमें कुछ जरूर अपने स्वयंसेवकों की शक्ति के बल पर कुछ पहल करेगा। संघ का ये मत भी रहा है, आपने भी बहुत बार ये पहले कहा हुआ है कि भारत के जो समस्याएं है वो भारत की तरीके से सुलझनी चाहिए। कुछ भेद हो सकते हैं समाज में, कुछ तनाव आ सकते हैं, लेकिन उसका भारतीय तरीका है। तो मुझे लगता है आज के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल निश्चित है, हर देश की समाज रचना और समाज का मानस भिन्न प्रकार का है, इसलिए हमारे यहाँ की समस्याओं का उत्तर हम अन्य देशों की तरफ देखकर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि प्रश्नों को समझते हैं, प्रश्नों के जड़ को समझते हैं, उसके समाधान को भी समझते हैं, और इसलिए भारत की जो समस्याएं हैं वो दूसरों के चश्मों से और दूसरों के साधनों से हल नहीं होगी। यहाँ की मूल बात को समझकर इसका समाधान ढूंढना पड़ता है, और संघ ने इस दिशा में प्रयास भी किया है। यहाँ के प्रश्न है तो समाधान यहीं के मार्ग से निकलेगा, और समाज मन जो है अपना यहाँ का, वो एक विशेष सीमा से आगे विकृत करने की कोई कोशिश किसी की सफल नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे सोचने वाली सकारात्मक शक्तियों को और अधिक प्रभावी पहल करनी पड़ेगी, ये निश्चित है, हम करने की कोशिश करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है, वैश्विक परिदृश्य कोरोना ने पूरा बदल दिया है। अभी ये माना जाता है कि जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली, और इसमें भारत के सामने चुनौतियां तो है, लेकिन भारत जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, समाज का जागरण हो रहा है, उसके सामने बहुत सारे अवसर भी हैं। तो इस परिदृश्य में भारत के आने वाले भारत की जो एक
जिसको कभी न्यू इंडिया कहा जाता है, कभी आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ा जाता है, रिसर्जेंट इंडिया कहा जाता है। तो ऐसे भारत के लिए समाज इन सारी चुनौतियों को और अवसरों को किस तरीके से देखे और संघ इसमें किस तरीके से इस भारत के नवनिर्माण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका को देखता है बदलते हुए परिदृश्य में। इसमें मैं दो बातें कहूँगा कि एक बार दुनिया इसके बारे में सोचे कि भारत में इस संकट का एक सीमा में प्रभाव हुआ है। तो यहाँ की समाज व्यवस्था की कुछ विशेषता है, कुछ संस्कृति है, कुछ परंपराओं की विशेषता है, कुछ प्रकृति की ओर देखने की हमारी दृष्टि की कुछ विशेषता है। अन्यथा इतनी व्यवस्थाओं में कमजोरी होने के बाद भी दुनिया के जो अन्य अन्य देश इस संकट में से जिस प्रकार से जा रहे हैं उस तुलना में भारत सुरक्षित है। ये तो विश्व के अध्ययन का विषय बनना चाहिए कि भारत सुरक्षित कैसे रहा है। तो जरूर यहाँ की सोच में, यहाँ के चिंतन में, यहाँ के व्यवहार में, यहाँ की परंपराओं में कुछ विशेष बातें हैं। आवश्यकता है कि भारत भी इसको समझे, भारत के लोग भी इसको समझें और अपनी परंपराओं को फिर बनाए रखें। फिर वो पर्यावरण की दृष्टि होगी, वो प्रकृति की ओर देखने की दृष्टि होगी, वो जनमानस की ओर देखने की दृष्टि होगी, परस्पर व्यवहार की जो दृष्टि होगी वो भारत की अपनी विशेष है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे संकटों पर वो सहज रूप से सामने आई है, सहज रूप से सामने आई है। तो हमारी की जीवन शैली है, उस जीवन शैली का भी कुछ परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया भी इसके बारे में सोचेगी कि भारत की क्या विशेषताएं हैं कि जिसके कारण इस सारे संकट में इतना बड़ा 135 करोड़ का देश और दुनिया के अन्य अन्य छोटे छोटे देशों की तुलना में हम बहुत सुरक्षित हैं। ये सबके लिए सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कि उसका संबंध जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ की कई प्रकार की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और समाधान की दिशा में अगर हम सोचेंगे तो भारत का आयुर्वेद, भारत का योग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन कर सकता है। प्रयास चल रहे हैं, उन प्रयासों को विश्व स्तर पर भी लोग स्वीकार करें, ऐसी अपेक्षा हम करेंगे, सबके लगता है। जैसे कि हमने देखा कोरोना संकट, उसका सारा परिदृश्य, संघ की भूमिका, समाज के सामने आने वाली चुनौतियाँ और उसमें भारत की विशेषता के साथ हम इस परिदृश्य में किस तरीके से एक नए अवसरों के साथ आने वाले समय में उभर कर आ सकते हैं, इसमें संघ की सोच को लेकर माननीय भैया जी जोशी ने स्पष्टता के साथ हम सबसे चर्चा की। भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।